बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे विल्सन क्लाउड चैम्बर। टॉपिक हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया हुआ, लेकिन इससे अगला जो टॉपिक है उसको समझने के लिए इसकी थोड़ी सी रिवीजन ज़रूरी है। तो इसको मैं सिर्फ थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। कोई इसका ओवरव्यू हम ले लेते हैं। इस टॉपिक के अंदर हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। तो विल्सन क्लाउड चैम्बर हमें पता है कि ऐसा एक चैम्बर होता है जो रेडिएशन पाथ को विजिबल करके हमें दिखाता है, और फिर हमें उससे अंदाज़ा लगता है, हमें पता चलता है कि जो रेडिएशंस इस सिस्टम के अंदर या इस चैम्बर के अंदर एंटर हो रही हैं वो कौन सी रेडिएशंस हैं। वो अल्फ़ा रेडिएशंस हैं, बीटा रेडिएशंस हैं या गामा रेडिएशंस हैं। ठीक है। और जो पाथ बनेगा, हमें पाथ से पता चलेगा कि रेडिएशन का जो पाथ है वो हमें बताएगा कि ये रेडिएशन की टाइप क्या है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर हमने इस तरह से देखा था कि ये हमारे पास एक चैम्बर है। ठीक है। इस चैम्बर के अंदर हम जो अल्कोहल के वेपर्स हैं उनका स्प्रे करते हैं, और अल्कोहल के वेपर्स एयर मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्सअप होते हैं, और इस सिस्टम के अंदर हम कूलिंग काज करते हैं। कूलिंग किस तरह से काज होती है कि इस पिस्टन को हम नीचे की जानब पुश करते हैं। ठीक है जी, नीचे की जानब हम इसको खींचते हैं, तो यहाँ पे सडन कूलिंग क्रिएट होती है। अब उस कूलिंग की वजह से क्या होता है कि एयर के मॉलिक्यूल्स और अल्कोहल के वेपर्स, ये दोनों कंडेंस फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, बड़ी कंडेंस शेप के अंदर ये आ जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है जिस तरह के सॉलिड वेपर्स हैं। ठीक है, सॉलिड वेपर्स का मतलब है कि बड़े कंडेंस फॉर्म के अंदर ये अल्कोहल के वेपर्स कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब इस कंडीशन को हम सैचुरेटेड कंडीशन कहते हैं। अब सैचुरेटेड कंडीशन का जो जिक्र है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में है, लेकिन यहाँ डायग्राम की वजह से हम इसी कोई पेज को ही हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस कंडेंस वेपर्स की वजह से क्या होता है, जैसे ही जो गैस है या मतलब रेडिएशन वो इस चैम्बर के अंदर आप एंटर करते हैं, तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स को या जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें आयोनाइज कर देती है। ठीक है, और वो जो आयंस होते हैं या जो वो जो भी उन्होंने रेडिएशंस ने आयोनाइज किया हुआ सिस्टम को, अब वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि वो पर्टिकुलर जो है वो पाथ को फॉलो करते हुए ट्रेवल करते हैं इस चैम्बर के अंदर, और वो पाथ विजिबल होता है। ठीक है, वो पाथ हमें पता, वो पाथ हम देख सकते हैं। ये यहाँ से लाइट एंटर हो रही है, और यहाँ से हम कोई कैमरा वगैरह या कोई भी सिस्टम लगा के उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है जी, तो अब इस पाथ से हमें पता चलेगा कि रेडिएशन की कौन सी टाइप है। तो अगर तो ये रेडिएशन है वो पाथ है बिल्कुल सीधा, जिस तरह ये स्ट्रेट लाइंस हैं, तो इसका मतलब है कि वो अल्फा पार्टिकल्स हैं। अगर पाथ जो है वो डिसकंटिन्यूस फॉर्म में है और जो लाइंस हैं वो रैंडम शेप में आ रही हैं, तो इसका मतलब है वो बीटा पार्टिकल्स हैं। और जो गैमा रेडिएशंस की क्या निशानी होगी कि उसकी जो आपको डिटेक्टर के ऊपर जो लाइंस बनेगी वो इस तरह बिल्कुल छोटे छोटे पैचेस की फॉर्म में आपको लाइंस जो है वो देखने को मिलेंगी। अच्छा, तो इसकी रीज़न हमने देखी थी, ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं या जो अल्फ़ा रेडिएशंस हैं, इनकी बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट लाइन इसलिए बनती है क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स हमें पता है हीलियम के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो हैवी पार्टिकल्स हैं। तो वो गैस के अंदर जो कोई भी छोटा मॉलिक्यूल आएगा या कोई एटम आएगा, एयर का एटम आएगा, तो उसको वो ड्रैग करते हुए, घसीटते हुए इस तरह से ले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि खुद हीलियम चार्ज पार्टिकल हैवी पार्टिकल्स हैं, और अगर इनके रास्ते में जो भी पार्टिकल आएगा वो छोटा पार्टिकल होगा, और वो हीलियम के चार्ज पार्टिकल उसको इस तरह से ड्रैग करते हुए गैस मतलब उस चैम्बर के अंदर वो इस तरह से ले जाएंगे, घसीटते हुए ले जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास डिटेक्टर में एक पाथ बनेगा, हर रेडिएशन का एक सिंगल पाथ बनेगा। तो ये मल्टीपल मल्टीपल पाथ हमें इस तरह के कंटिन्यूस फॉर्म में मिलेंगे। तो अगर तो हमें इस तरह का पैटर्न मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि जो रेडिएशन हमने सिस्टम के अंदर एंटर की, चैम्बर के अंदर एंटर की है, वो अल्फा रेडिएशन हैं। और अगर हम इस तरह डिसकंटिन्यूस फॉर्म के अंदर ये पैटर्न मिल रहा है इस तरह से, तो इसका मतलब है कि वो बीटा पार्टिकल्स हैं या वो जस्ट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर हमारे पास इस तरह का पैटर्न मिल रहा है, तो इसका मतलब है वो गामा रेडिएशंस हैं। तो यहाँ पे एक एमसीक्यूज अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। एमसीक्यू से ये पूछा जाता है कि जो विल्सन क्लाउड चैम्बर है वो किस चीज़ की डिटेक्शन करता है। ठीक है, तो अब क्योंकि विल्सन और ये गीगर मुलर काउंटर इन दोनों को मिला के जो है अभी वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर हम इनफरादी तौर पर विल्सन क्लाउड चैम्बर के बारे में जो है वो डिस्कस करें, तो ये सिर्फ आपको बीटा पार्टिकल, अल्फा के बीटा और गैमा पार्टिकल के पाथ जो है वो विजिबल करके दिखाता है, या उसके पाथ विजिबल करता है जो हमें नज़र आते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका और कोई फंक्शन नहीं है। मतलब हमें सिर्फ ये पता चल सकता है कि इस रीजन के अंदर या इस एरिया के अंदर या इस रूम के अंदर फलां रेडिएशन मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये कोई भी और इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास डिटेक्टर है गीगर मुलर काउंटर, ये जो है वो काफ़ी हद तक यूज़फुल है हमारे लिए। अच्छा, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये है
कि ये जो वीगर मुलर काउंटर डिटेक्टर है, ये आपको डिटेक्ट भी करके बताता है कि अगर अल्फ़ा रेडिएशंस हैं तो उनकी कितनी तादाद है, या बीटा रेडिएशंस हैं या गामा रेडिएशंस हैं। ठीक है, मतलब कोई भी रेडिएशन है ये आपको काउंट करके बताता है कि कितनी काउंटिंग हो रही है, या कितने जो हैं उनकी इंटेंसिटी क्या है रेडिएशंस की। ठीक है, मतलब रेडिएशन इस चैम्बर के अंदर एंटर हो रही हैं तो उन रेडिएशंस की इंटेंसिटी क्या है, बेसिकली ये आपको वो बताएगा। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने एक आप यूँ समझ लीजिए कि डिस्चार्ज ट्यूब भी है। ठीक है, इसको आपने इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करना है और आर्गन गैस फिल करनी है। ठीक है, अच्छा ये एक रॉड है और दूसरे दो ये इसके पॉइंट्स हैं, एक ये वाला इलेक्ट्रोड है, दूसरा ये वाला इलेक्ट्रोड है। जो ब्लू कलर के इलेक्ट्रोड्स हैं इसके कैथोड हैं, और ये जो सेंटर में लगा हुआ ये एनोड है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें रेडिएशन आ रही है, ये ग्रीन कलर में जो वेव आ रही है इट मीन्स की रेडिएशन है। तो कोई भी रेडिएशन आप यहाँ से इस डिस्चार्ज ट्यूब में एंटर करते हैं, चाहे वो अल्फा बीटा गामा रेडी कोई भी रेडियो एक्टिव रेडिएशन है वो आपने एंटर किया इस चैम्बर के अंदर, तो वो रेडिएशन क्या करेगी, यहाँ पे जितने भी गैशियस एटम्स होंगे वो उनको आयोनाइज करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन के बाद क्या होगा कि यहाँ पे देखिए कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी एक एटम है, हमें पता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉकआउट होता है तो वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एनोड की जानब ट्रेवल करेगा, और जो पॉजिटिव आयन होगा वो कैथोड की जानब ट्रेवल करेगा, क्योंकि जो एनोड है वो हमने सेंटर में लगाया हुआ है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जो कैथोड हैं ये ब्लू कलर में, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये साइड्स पे इस तरह से ये लगे होते हैं इस चैम्बर के लिए। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे एनोड में क्या करते हैं, एनोड की जानब ट्रेवल करते हैं। अच्छा, अब होता ये है कि ये जो दो पॉइंट्स हैं इस सर्किट के साथ कनेक्ट होते हैं, इस तरह से इनके साथ एक सर्किट लगा होता है। वो सर्किट हमें डिटेक्ट करके बताता है कि यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रेवल करके एनोड तक पहुँच रहे हैं, तो इट मीन्स के फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, करंट। तो ये बेसिकली करंट हमें काउंट करके बताता है, मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि एक सेकंड में करंट की इतनी तादाद थी। फिर अगले सेकंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जिससे कोलाइड करेंगे तो फिर वो बताएगा कि अगले सेकंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी इतनी तादाद है। ठीक है, तो हम इस जो है वो हिसाब से एक रैंडम गेस करते हैं, बल्कि वो गेस नहीं कहना चाहिए कि काफ़ी हद तक जो हमें एक्यूरेसी का पता चल जाता है कि सिस्टम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो इस नोड से आके टकरा रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, करंट प्रोड्यूस करते हैं, और करंट की अमाउंट से हमें पता चलता है कि यहाँ पे सिस्टम के अंदर एंटर होने वाली रेडिएशंस कितनी आयोनाइज हो रही हैं। ठीक है, और फिर आयोनाइजेशन से हमें अंदाज़ा होता है कि ये अल्फा रेडिएशन है या बीटा रेडिएशन है या गामा रेडिएशन है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एनोड की जानब ट्रेवल करेंगे, और जो पॉजिटिव आयन होंगे वो कैथोड की जानब ट्रेवल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के एनोड की जानब ट्रेवल करने का जो टाइम है वो 10⁻⁻6 सेकंड है। ठीक है, या 1 माइक्रो सेकंड भी से कहते हैं, कि मतलब 1 माइक्रो सेकंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड की जानब अट्रैक्ट होके करंट जो है वो एक वेव कह लीजिए वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब जो एनोड है वो हमें पता है उस न्यूक्लियस की वजह से या पूरे के पूरे एटम से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन तो बड़ा लाइट पार्टिकल है एज कम्पेयर टू होल एटम। तो पूरे का पूरा जो वो आयोनाइज्ड एटम होगा या जो आयन होगा उसका जो मैस है इलेक्ट्रॉन की निस्बत बहुत ज़्यादा हैवी है, और उसको ट्रेवल करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इलेक्ट्रोड की जानिब। ठीक है, अब जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि एनाइन है या जो आयन है उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इस केस में पॉजिटिव चार्ज है, और उसको इस इलेक्ट्रोड की जानब ट्रेवल करने में अच्छा खासा टाइम लगेगा, और वो टाइम होगा 10⁻⁻⁴ सेकंड। ठीक है, उसको हम डेड टाइम भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो डेड टाइम होता है उसकी क्या वैल्यू होती है, वो तो 10⁻⁻⁴ सेकंड लगते हैं एक आयन को कैथोड तक पहुंचने में। तो इसके लिए फिर हमारे पास एक, हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एनोड से आएगा तो वो भी करंट प्रोड्यूस करेगा, या जब एक पॉजिटिव आयन इस कैथोड के साथ जाकर टकराएगा तो वो भी एक जो है वो वेव प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, वो भी एक करंट की फॉर्म जो है वो उसको क्रिएट करेगा। तो हमें किस करंट की ज़रूरत है, हमें पॉजिटिव आयन वाले जो करंट है उसकी ज़रूरत है, या जो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी ज़रूरत है। तो इसका आंसर ये है कि इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है हमें वो करंट चाहिए, और इसकी क्वांटिटी हमें जो है हमें चाहिए।
तो अब जो पॉजिटिव आयन की करंट को रोकने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है कि इसी चैम्बर के अंदर के सिस्टम ऐसा लगा होता है, वो सिस्टम बेसिकली ये काम करता है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जब आके कोलाइड करते हैं ना, तो उस वक्त सिस्टम जो है वो थोड़ी देर के बाद ही ऑफ हो जाता है। अब जो पॉजिटिव आयन है वो थोड़ी देर के बाद कैथोड से जाकर स्ट्राइक करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, वो सिस्टम उस वक्त बंद हो चुका होता है, तो पॉजिटिव आयन की वजह से जो करंट होता है वो उसको डिटेक्ट नहीं करता। ठीक है, बात समझ में आ गई है कि जो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट है सिर्फ सिस्टम उसी को ही डिटेक्ट करेगा, लेकिन जो पॉजिटिव आयन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है सिस्टम उस करंट को डिटेक्ट नहीं करेगा। तो ये एक तो इसका ये सोल्यूशन है, मतलब ये सेल्फ सिस्टम होता है इसी चैम्बर के अंदर। अच्छा, दूसरा एक इसका ये भी प्रॉब्लम है, इसी चैम्बर को हैंडल करने के दौरान ये प्रॉब्लम आता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन बड़ी एक स्पीड के साथ, क्योंकि सिस्टम के दरमियान जो पोटेंशियल रखा जाता है इलेक्ट्रोड और कैथोड में बहुत हाई पोटेंशियल होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनोड से जब आके स्ट्राइक करते हैं तो कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो एनोड के साथ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, एनोड के साथ अट्रैक्ट होते हैं और वो एक करंट बनाते हुए जो है वो सिस्टम में ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं। और कुछ हाई या फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब एनोड से आके स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं, तो एनोड में से भी इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन दोबारा से जो है वो करंट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, मतलब वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब आयोनाइजेशन वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, हमें सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जो रेडिएशंस ने आयोनाइज करके निकाले थे, मतलब इसके अलावा कोई भी और इलेक्ट्रॉन एमिट होगा हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो भी जब आके इस एनोड से टकराएगा तो एक वेव या यूँ समझ लीजिए करंट सिग्नल देगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि जो ज़्यादा रेडिएशंस आयोनाइज हो रही हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा रेडिएशंस आ रही हैं और वो सिस्टम आयोनाइज हो रहा है, हालांकि मतलब ऐसा नहीं होता कि जो एनोड से टकराने के बाद भी कुछ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन फिर जो है वो एनोड में आकर एक सिग्नल आपको प्रोवाइड करेगा, सिग्नल देगा। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्वेंचिंग। ठीक है, तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए हम ब्रोमीन गैस इस सिस्टम के अंदर जो है वो कुछ मिकदार के अंदर इंसर्ट करते हैं, और ब्रोमीन गैस सिर्फ आपने ये याद रखना है कि क्वेंचिंग प्रोसेस को रोकने के लिए कौन सी गैस यूज़ की जाती है, ब्रोमीन गैस। तो वो ब्रोमीन गैस जो है वो क्वेंचिंग प्रोसेस को रोकती है, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन रेडिएशंस की वजह से जो आयोनाइजेशन प्रोड्यूस होती है वही इलेक्ट्रॉन्स हम सिस्टम के अंदर जो है वो उनको करंट के तौर पर ऐड करते हैं। ठीक है, उनको डिटेक्ट करते हैं। तो ये चैम्बर के लिए मतलब इतनी सी इंफॉर्मेशन है, और इसको जीएम काउंटर भी कहते हैं, गीगर मुलर काउंटर भी कहते हैं। तो इसके काउंटर के नाम से ही जाहिर है कि ये रेडिएशंस को गिनता है। ठीक है, काउंट करता है रेडिएशंस को, तो इसलिए इसको गीगर मुलर काउंटर भी हम कहते हैं। बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी है, ये क्वेंचिंग गैस क्वेंचिंग प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ है, इसके बाद डेड टाइम के बारे में लिखा हुआ है, ये 1 माइक्रो सेकेंड कौन सा टाइम है जो इलेक्ट्रॉन लेता है, और ये कौन सा टाइम है 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स को डेड टाइम भी कहते हैं। ये डेड टाइम कौन सा टाइम है जो एक पॉजिटिव आयन लेता है, ठीक है, कैथोड तक पहुंचने में। तो ये टॉपिक जो है वो आपका ये यहाँ तक था।